हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 14 का पार्ट 2 और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनफॉल की, प्रेशर बेल्ट्स की और प्लानिटरी विंड्स की। रेनफॉल को जानने से पहले हमें बादल कैसे बनते हैं ये जानना ज़रूरी है और उसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले एक चैप्टर में। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल से। पहली जो रेनफॉल है वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये जो है सबसे कॉमन टाइप की रेनफॉल होती है। होता क्या है कि जब दिन के दौरान गर्मी ज्यादा होती है तो जो हवा है नीचे की वो गर्म हो जाती है कंडक्शन के कारण, और उसके बाद ये गर्म हवा अपने साथ मॉइस्चर लेके ऊपर उठती है कन्वेक्शन करंट की फॉर्म में, क्योंकि ये गर्म हवा हल्की होती है। अब जैसे जैसे ये ऊपर उठती है इसका टेम्परेचर गिरता है और जब ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तब क्लाउड्स बन जाते हैं और बारिश हो जाती है। दूसरी है ओरियोग्राफिक या फिर रिलीफ रेन। ये जमीन की शेप के कारण होती है। अब मान लीजिए कोई पहाड़ी या कोई चट्टान है ऐसे और साथ में ही समुद्र है, तो समुद्र से जो हवा आएगी अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी, पर वो इस पहाड़ी की शेप के कारण ऊपर उठ जाएगी, उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी और ऊपर जाके क्योंकि वहाँ प्रेशर जो है वो कम होता है और वो हवा एक्सपेंड करेगी और ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद फिर से वही ड्यू पॉइंट के नीचे आ जाएगा टेम्परेचर और क्लाउड्स बन जाएंगे और रेनफॉल हो जाएगी। ये जो साइड होती है पहाड़ी की जहाँ पे विंड आती है, इसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। और जो दूसरी साइड होती है वहाँ पे बारिश कम होती है, क्योंकि वहाँ उल्टी प्रोसेस होती है। हवा जब नीचे को आएगी तो वहाँ प्रेशर बढ़ेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और पहले ही उसके पास मॉइस्चर कम था क्योंकि बारिश हो चुकी है। अब बारिश के चांस बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे नीचे। तो इस एरिया को, पहाड़ी की दूसरी साइड को हम रेन शैडो एरिया कहते हैं और इस स्लोप को लीवर्ड स्लोप कहते हैं। तीसरी है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन। जो साइक्लोनिक रेनफॉल है वो साइक्लोनिक एक्टिविटी के कारण होती है, टेम्परेट रीजन्स में डिप्रेशंस के कारण और ट्रॉपिकल रीजन्स में साइक्लोन्स के कारण। ये तब होती है जब गर्म हवा का एयर मास और ठंडी हवा का मास आपस में आके एक पॉइंट पे मिलते हैं। होता क्या है कि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, वो तो नीचे बैठती है, और गर्म हवा जब इससे मिलेगी तो वो ऊपर को उठ जाएगी, क्योंकि गर्म हवा जो है वो हल्की होती है। अब जैसे गर्म हवा इस ठंडी हवा के ऊपर जाएगी तो वो भी ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी और वहां पे जो उसका मॉइस्चर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके रेनफॉल कर देगा। तो इसे हम फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। अब बात करते हैं प्लानिटरी विंड्स की। जो हवा की सर्कुलेशन है, इनके कुछ सेल्स के नाम होते हैं। जैसे कि ये वाला जो सेल है ये हेडली सेल कहलाता है, जो कि इक्वेटोरियल से सब ट्रॉपिकल तक जाता है। इसके बाद जो सेल्स हैं वो हैं फेरल सेल्स, जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से पोलर रीजन्स की ओर जाते हैं। और नॉर्थ और साउथ पोल के पास जो ये सेल हैं ये हैं पोलर सेल्स। इन सेल्स के कारण ही जो है ये प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं। और विंड्स को जानने से पहले प्रेशर बेल्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड की जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। इक्वेटर के पास 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। यहाँ पे जो गर्मी है वो ज्यादा होती है और एयर जो है वो ऊपर को उठती है गर्म होने के कारण। एक बात याद रखने की है कि जब भी हवा ऊपर से नीचे की ओर आएगी वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और जहां पर हवा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है वहां लो प्रेशर होता है। 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है। यहाँ पे हवा जो है कंपैरेटिवली ड्राई होती है और विंड्स जो है वो हल्की होती हैं। इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। यहाँ हवा जो है ऊपर से नीचे की ओर आती है और प्रेशर जो है वो बढ़ता है। इसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ में टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। ये कन्वर्जेंस का जोन होता है जहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी भी होती है। और नॉर्थ और साउथ पोल पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ हवा नीचे की ओर आ रही है। अब देखते हैं कि इनके कारण विंड्स क्यों बनती हैं। एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगी। तो जैसे हमने बात की थी प्रेशर बेल्ट्स की, इक्वेटर पे तो हमारा लो प्रेशर बेल्ट है, तो हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ है? सब ट्रॉपिकल पे। तो सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर बेल्ट की तरफ विंड फ्लो करेगी। पर ये विंड सीधी क्यों नहीं फ्लो कर रही? इसकी एक डायरेक्शन क्यों है ऐसी टेढ़ी सी? इसका एक कारण होता है, वो है अर्थ की रोटेशन और अर्थ की शेप। और जिस इफेक्ट के कारण ये होता है उसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। होता क्या है कि इक्वेटर के ऊपर जो है अर्थ की रोटेशन की स्पीड वो ज्यादा होती है। इक्वेटर पे हमारा सबसे ज्यादा जो है सरकमफ्रेंस होती है अर्थ की, तो उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है 24 घंटे में अपनी रोटेशन में, और पोल्स पे उसको जो डिस्टेंस कवर करना है वो कम होता है। तो इसलिए इक्वेटर के ऊपर अगर कोई चीज है तो उसकी स्पीड रोटेशन की ज्यादा होगी उसके कंपैरिजन में जो कि ऊपर है, टेम्परेट या पोलर साइड पे है। तो अगर कोई चीज हम
टेम्परेट या पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ भेजेंगे तो उसको लो स्पीड वाले जोन से हाई स्पीड वाले जोन में आना है। वो तो सीधा आने की कोशिश करेगी पर इक्वेटर के पास नीचे की जमीन आगे चली जाएगी, तो देखने में हमें ऐसा लगेगा कि वो तिरछी आ रही है। इसी इफेक्ट को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। इस कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होगी वो अपनी राइट को डिफ्लेक्ट हो जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होगी वो अपनी लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ओशियन करंट्स के चैप्टर में भी हमने देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन बनती थी ओशियन करंट्स की और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज बनती थी। उसका भी यही कारण है। अब वापस आते हैं अपनी विंड्स के ऊपर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जो विंड आएगी वो इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी और ट्रेड विंड्स बनाएगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहेंगे क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। सदर्न हेमिस्फीयर में हम इसे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहेंगे क्योंकि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। अब ये विंड्स अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आएंगी और उसके साथ बारिश भी होगी, पर इनकी जो डायरेक्शन है उसके कारण ये बारिश हमेशा आपको किसी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पे ही मिलेगी और वेस्टर्न पार्ट पे आपको ज्यादातर डेजर्ट्स मिलेंगे ट्रॉपिकल एरियाज में, जैसे कि सहारा, कालाहारी, अटाकामा और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब दूसरी विंड्स देखते हैं जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से टेम्परेट लो प्रेशर की ओर फ्लो करेंगी। उनके अंदर भी डिफ्लेक्शन होगी कोरियोलिस इफेक्ट की तरह, जैसा आप देख सकते हैं, और इन्हें हम वेस्टर्लीज कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन्हें साउथ वेस्टर्लीज कहते हैं क्योंकि ये साउथ से आती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में इन्हें नॉर्थ वेस्टर्लीज कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ से आती हैं। और जैसा हमने ओशियन करंट्स के चैप्टर में देखा था, इन वेस्टर्लीज के कारण हमारे ओशियन करंट्स बनते हैं जो कि गर्म पानी लेके ऊपरी इलाकों में जाते हैं और वहां के ठंडे इलाकों को गर्मी देते हैं। और इनकी डायरेक्शन के कारण जो ये रेनफॉल करेंगी वो ज्यादातर वेस्टर्न साइड पे करेंगी। अब इन विंड्स के कारण जो बारिश होती है वो पूरे साल सेम नहीं रहती। उसका कारण ये है कि जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी अपनी पोजीशन सेम नहीं रखती। इनकी पोजीशन शिफ्ट होती है सीजन के अकॉर्डिंग, और वो इसलिए शिफ्ट होती है क्योंकि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है और गर्मियों के अंदर अलग इलाके ज्यादा गर्म होते हैं और सर्दियों के अंदर कुछ अलग। समर के अंदर जून के अराउंड जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ये बेल्ट्स ऊपर को शिफ्ट हो जाती हैं, और सर्दियों के अंदर दिसंबर के अराउंड सदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ये साउथ में शिफ्ट हो जाती हैं। और बीच में मार्च और सितंबर के अराउंड ये अपनी पोजीशन बीच में रखती हैं, इसलिए इनके कारण होने वाली बारिश भी जो है वो थोड़ी बहुत शिफ्ट होती रहती है। अब बात करते हैं लैंड, सी ब्रीज और मॉनसून की। जब जमीन गर्म हो जाएगी और उसके पास समुद्र होगा, सी होगी, तो जमीन के ऊपर की जो हवा है वो तो गर्म होके ऊपर को उठ जाएगी और उसकी जगह लेने के लिए जो ठंडी हवा आएगी वो सी से आएगी। तो सी की तरफ से एक ब्रीज चलती है जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं। और रात के टाइम में जो है कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी, जमीन ठंडी हो जाएगी और समुद्र अभी भी गर्म होगा क्योंकि वो धीरे ठंडा और धीरे गर्म होता है। तो इस टाइम जमीन से समुद्र की ओर ब्रीज चलेगी जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। इस फिनोमिना का यूज करके मछुआरे जो हैं वो रात को समुद्र की ओर निकल जाते हैं ब्रीज के साथ, और फिर अगले दिन जब उल्टी दिशा में समुद्र से जमीन की ओर ब्रीज चलेगी उसके साथ वो वापस आ जाते हैं। अब बात करते हैं मॉनसून की। मॉनसून जो है हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके आसानी से समझ सकते हैं। अब गर्मियों में इंडिया का टेम्परेचर जो है ओवरऑल काफी बढ़ जाता है, इसके कारण वहाँ एक लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर होता है, इस कारण वहां से जो है हवा चलती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ और ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लाती है, इस कारण बारिश होती है। और ये आती साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, इसलिए इसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। विंटर्स के अंदर उल्टी कंडीशन डेवलप हो जाती है और जो मॉनसून ब्लो करता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ब्लो करता है, तो इसलिए उसको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं। अब बात करते हैं फॉन विंड या फिर चिनूक विंड की। फॉन और चिनूक जो हैं ये ड्राई विंड होती हैं, सूखी हवा होती हैं। फॉन विंड जो है ये नॉर्दर्न एल्प्स की वैलीज में पाई जाती है, ज़्यादातर स्विट्जरलैंड में। और चिनूक विंड्स जो हैं ये ईस्टर्न स्लोप्स जो है रॉकीज की यूएसए और कनाडा के अंदर वहाँ पाई जाती हैं सर्दियों में। इसमें वही कॉन्सेप्ट है जो हम पहले देख चुके हैं, जब हवा जो है सदर्न स्लोप्स में एल्प्स के ऊपर की ओर चढ़ती हैं पहाड़ियों के साथ, तो वो एक्सपैंड होती हैं और ठंडी हो जाती हैं, उसके कारण कंडेंसेशन होती है और रेनफॉल हो जाती है। इसके बाद जब ये पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचती हैं तो वहां पे जाके नीचे की ओर आती हैं और प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसके कारण हवा गर्म होती है और पहले ही वो अपना मॉइस्चर लूज कर चुकी है, इसलिए वो सूखी भी होती है। तो इस सूखी गर्म हवा को जो वैली में पहुंचती है उसे फॉन कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में
इस तरह की हवा को चिनूक कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्नो ईटर। और ये एक तरह से फायदेमंद होती है क्योंकि ये गर्म हवा जो है टेम्परेचर को बढ़ाती है और बर्फ को पिघला देती है। अब बर्फ पिघलने के बाद वहाँ पे जो बर्फ के अंदर जमा हुआ चारा था वो जानवरों के लिए अवेलेबल हो जाता है और क्रॉप्स और फ्रूट्स की जो है ग्रोथ भी अच्छी होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे साइक्लोन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में प्लीज जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।